तो सबसे पहले हम किसी चीज के अगर बारे में पढ़ते हैं तो उससे पहले उसकी जानकारी को लेते हैं। अब हम समझेंगे कि सौर मंडल की खोज किसने की, अर्थात सौर प्रणाली की खोज किसने की। आप यहाँ देख रहे हैं हम सौर मंडल के बारे में बात कर रहे हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। और ग्रहों की गति का नियम की मतलब ग्रह कैसे चलते हैं ये हमें केपलर ने बताया था। अब वीडियो को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं क्या हुआ। फिर ग्रहों के पूछ रहा हमसे प्रकार कितने होते हैं, ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्रह दो प्रकार के होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियल प्लैनेट। दो प्रकार के ग्रह होते हैं, यानी पार्थिव ग्रह और बृहस्पति ग्रह। अब देखिए यहाँ पे इस फोटो में आपको दिखेगा कि सूरज के आसपास ऑर्बिट बना के सभी ग्रह घूमते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ये जो खगोलीय वस्तुएं हैं, और सिर्फ ग्रह चक्कर नहीं लगाते, कुछ खगोलीय वस्तुएं भी चक्कर लगाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चार ग्रह इस साइड में है ये, और चार ग्रह इस साइड में है। बीच में थोड़ा सा स्पेस बाकी है। जो ये स्पेस बाकी है ना, यहाँ पे होती है एब्स्ट्रैक्ट बेल्ट, जिसे कहते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह पेटी। क्षुद्र ग्रह पेटी, इसमें क्या होता है, ये दोनों के जैसे कहते हैं ना कि चाइना पाकिस्तान या भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो उनके बीच में जो बॉर्डर होता है ना, वहां एक क्या करते हैं कि डंडा गाड़ के हम लोगों ने रस्सी बांधी का, भैया ये उधर की चीज आपकी, इधर की चीज हमारी। ऐसे ही ये चार ग्रह जो हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियल प्लैनेट, चार दो ग्रह हैं। इन दोनों को बांटने के लिए जो बॉर्डर का यूज किया गया वो है एब्स्ट्रैक्ट बेल्ट। अब आगे समझते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बेल्ट के बारे में भी बात करेंगे। समझते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते क्या है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी पार्थिव ग्रह होते क्या है। ये ग्रह या तो अत्यधिक गर्म होते हैं, या इनका तापमान सामान्य होता है। यहाँ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ग्रह चट्टान व उल्कापिंड से मिलकर बनते हैं। अब समझिए इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं, जैसे धरती हो गई। ठीक है, ये और आगे की भी पॉइंट समझिए। ये ग्रह एस्टेरॉयड बेल्ट से पहले आते हैं। मैंने अभी आपको बताया एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होती है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पेटी उससे पहले आते हैं, यानी जैसे हो गए मरकरी, वीनस। ठीक है, धरती हो गई हमारी, अर्थ हो गई और मार्स हो गया। चार ग्रह है ना, ये कौन कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब जोवियल प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं। जोवियल प्लैनेट क्या होते हैं? बृहस्पतिक ग्रह। देखिए ये इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये किसके पीछे आती है? एस्टेरॉयड बेल्ट के पीछे आते हैं। ठीक है, ये ग्रह क्या होते हैं? ठंडे होते हैं थोड़े, और कुछ ग्रह तो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, ये ग्रह गैसेस व धूल के कणों से मिलकर बनते हैं। आगे समझिए, ये ग्रह एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पेटी के बाद आते हैं। मैंने अभी आपको बता ही दिया क्षुद्र ग्रह पेटी क्या होती है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है सन, सूरज। ठीक है, अब अगर किसी क्लास के बारे में बात करेंगे तो उसके क्लास टीचर के बारे में बात करेंगे ना सबसे पहले, इसीलिए हम सूर्य मंडल के बारे में बात करेंगे, सौर मंडल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं सूर्य क्या है। किसको किसको लगता है भैया कि सूर्य एक क्या है? ग्रह है? तो आप बिल्कुल गलत है। सूर्य कोई ग्रह नहीं है, अपितु यह एक अंतरिक्ष का तारा है। और ये कह सकते हैं आप कि धरती से सबसे नजदीक का तारा जो है वो सूर्य ही है। ठीक है, सूर्य एक तारा है। अब समझते हैं, सूर्य कोई ग्रह नहीं अपितु यह अंतरिक्ष का एक तारा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो केंद्र से लगभग 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूंगा। ये क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष में हम चीजों को, इकाई को किस माप में मापते हैं, मतलब दूरी को किस माप में, इकाइयों को किस माप में मापते हैं। तो इसका आंसर होगा एयू में। ठीक है, एयू में मापते हैं, यानी एस्ट्रॉइड यूनिट में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है पूछा जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब आगे सूर्य के बारे में जानते हैं। यह पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, यानी कि एक सूर्य में लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है, इतना बड़ा है सूर्य। ठीक है, आगे अब जानते हैं हम लोग सूर्य के बारे में थोड़ा सा। सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का तारा है, ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है ना, अभी अभी मैंने बता दिया, सूर्य पृथ्वी से सबसे निकट का तारा है। अब आगे समझिए, सूर्य गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, ये मेन टॉपिक है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अदर गैसेस कितनी है? 3.5%। ठीक है, ये अदर गैसेस है। ये सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, ये भी जान के रखिए। सूर्य कोई आग उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, सूर्य जलता नहीं है,
बस इन्हीं गैसेस को क्या करता है, बर्न करता है, जिसकी वजह से वो क्या प्रकाशमान रहता है हमेशा। ठीक है, अब देखिए सूर्य गामा किरणें, यूवी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरे किरणें उत्सर्जित करता है। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य में काले धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में अक्षम होते हैं। अच्छा देखिए, जहां से प्रकाश नहीं निकलता है सूर्य से, ठीक है, वो जगह क्या हो जाएगी, जहां पे कोई गैस बर्न नहीं होती वो जगह काली दिखाई देती है। अभी आप कभी वैसे देख तो पाएंगे नहीं सूर्य को, लेकिन अगर देखेंगे, साइंटिस्ट ने मतलब कुछ ऐसे चश्मे बनाए हैं जिसकी मदद से आप देख सकते हैं सूर्य को, तो आप सूर्य में कुछ ऐसी जगह देखेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट देखेंगे सूर्य में जिनसे वो नहीं निकलती है, प्रकाश नहीं निकलती है। तो वो पॉइंट जो है वो वही पॉइंट है, वो जगह वही जगह है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में अक्षम है। ठीक है, अक्षम है अर्थात असमर्थ है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा बात मेरी। ठीक है, उसके बाद आगे समझते हैं किस ग्रह के बारे में। आप पढ़ेंगे मरकरी के बारे में। ठीक है, मरकरी, ठीक है, मरकरी यानी बुध ग्रह। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, जिसके दिन का तापमान देखिए, अब तापमान बहुत अच्छी चीज है पढ़ने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मैं आपसे कह सकता हूं कि 80% तक श्योर रहिए आप। जिसके दिन का तापमान 447 डिग्री सेल्सियस अथवा रात का तापमान 173 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बुध सूर्य की परिक्रमा जल्दी अर्थात 88 दिनों में पूरी करता है। अब जाहिर सी बात है भाई, सूर्य से सबसे करीब कौन है, बुध है, तो जल्दी तो पूरा ही करेगा, है ना। इस ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव ही नहीं है। अब हर जगह थोड़ी ना जीवन संभव हो सकता है। इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे धरती का उपग्रह क्या है, हमारा चांद, ठीक है, हमारा मून, इसलिए वो हमारा उपग्रह है। तो इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं वीनस की तरफ। अगला ग्रह कौन सा हमारा, वीनस की तरफ बढ़ते हैं, यानी शुक्र ग्रह। यह पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं, बुध से भी ज्यादा शुक्र गर्म होता है। ठीक है, बुध से भी ज्यादा शुक्र गर्म होता है। ठीक है, शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर लगाता है। ठीक है, मतलब जैसे ये समझिए आप कि हमारा सूरज है वो किस दिशा से उगता है, पूरब से, लेकिन जो शुक्र का सूरज होगा वो पूरब से नहीं उगेगा, पश्चिम से उगेगा। ये इसकी खासियत है, इसको जरूर ध्यान रखिए, ये इसकी खासियत है। पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ 2 ही ग्रह हैं जो ऐसा करते हैं, एक शुक्र और एक जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, अभी एक एक चीज के बारे में हमें बहुत ही आराम से पढ़ना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एक एक चीज, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ाते वीडियो को। इसी कारण इस ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी पूछ लिया गया मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो आप झट से बता सकते हैं किसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार, वीनस को। ठीक है, अब और समझिए, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्लियर हो गया ना सबका। इसलिए इसे क्या कहा, अब दूसरे बात को ध्यान में रखते हैं, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे अर्थ ट्विन, अर्थ सिस्टर। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना सबको। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हमारी धरती की तरफ। भैया धरती, हमारी माता, धरती माता, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अर्थ के नाम तो आप जानते ही हैं, ये क्या है, धरती। हिंदी में से धरती कहते हैं, मैं लिखना भूल गया हूं, लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा, धरती कहते हैं इसे। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, ये क्लियरली आप जान के रखिए। ठीक है, सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। हम रहते नहीं है यहाँ पे। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुव के व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विषुवत व्यास और ध्रुव के व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, क्लियर। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन भी देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये झुकी हुई है, यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 27 किलोमीटर मिनट की गति से घूमती है और एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है, यानी लगभग 24 घंटे में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जल की अत्यधिक उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी से सूर्य की परिक्रमा यह कितने दिन में पूरा करती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में, अर्थात लगभग 365 दिन 6 घंटे में पूरा कर लेती है।
ठीक है, अब आगे थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने और सूर्य के सापेक्ष स्थिति के कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि नहीं बताया था, इसी वजह से यहाँ पे ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट हो गया, ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, ठीक है, साइरस, ये आपको एक और चीज पता चल गया, साइरस अर्थात डॉग स्टार, डॉग स्टार को साइरस भी कहा जाता है। पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है साइरस। ठीक, सूर्य से पृथ्वी की दूरी देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको कई तरीकों को क्लियर कर दूंगा। अंडाकार पथ मतलब एक एग रोटेशन के हिसाब से, जैसे कहते हैं ना गोल गोल सूरज की परिक्रमा, ऐसे नहीं लगाती पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी अंडाकार परिक्रमा लगाती है, मतलब यूं लगाती है। मैं 1 मिनट आपको बना के दिखाता हूँ, यूं लगाती है, यूं, ये अंडाकार रूप में, ये धरती है और ये सूरज है, ऐसे परिक्रमा लगाती है। ठीक है, इधर से ये। ठीक, अब मैं समझाता हूँ। अधिकतम दूरी इसकी कितनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर जो 4 जुलाई को नापी जा सकती है, और न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर जो कि 3 जनवरी के दिन नापी जा सकती है। नोट, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलीय एकाक कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं मार्स के बारे में, मंगल के बारे में। मंगल ग्रह क्या है, अब देखिए ये मंगल जो है, मंगल लाल क्यों होता है, इसको मैंने इसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया है आपको। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा मंगल के बारे में। ठीक है, अब मंगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसे लाल ग्रह, रेड प्लेनेट कहते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए एक चीज लिखा है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। आयरन ऑक्साइड होता क्या है, हीमोग्लोबिन का नाम सुना है आपने कभी, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, रक्त में। रक्त किस कलर का होता है, रेड कलर का। ठीक है, रक्त किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है कि नहीं होता। और आयरन की वजह से ही, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से ही हमारा रक्त जो है वो लाल होता है। जब इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो शरीर में पीलापन आने लगता है। अब आगे समझिए, तो इसी वजह से मंगल पे यही पाया जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, उस ग्रह का क्या होता है, रंग जो है वो लाल ही हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे सब लोग जीवन क्यों ढूंढ रहे हैं, आपने ये सुना होगा मंगल पे जीवन है, साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया आयरन ऑक्साइड बोला गया है, यानी लास्ट में क्या पड़ रहा है, O2 तो पड़ रहा है ना। O2 मतलब ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, और हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। कम मात्रा में हो तब भी ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन है तो, इसीलिए हम यहाँ पे जीवन ढूंढ रहे हैं। अब आगे समझते हैं। पृथ्वी के समान या अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ, बहुत सारे कारण हैं कि इसे हम जीवन दायिनी बोल सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। पृथ्वी के समान या अपनी अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन हो गया, पहला टॉपिक क्या हो गया, ये ऋतु परिवर्तन। इस वजह से क्या हो गया, ऋतु परिवर्तन की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि ये दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से यहाँ पे जीवन संभव है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भी यहाँ पाई जाती है, धरती पे भी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है कि नहीं। अब समझते हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और डिमोस। डिमोस जो है यह सबसे छोटा उपग्रह भी है। विशेष स्थिति क्या है यहाँ की, यहाँ पर ओलंपिक मैसी नाम का ज्वालामुखी पाया जाता है जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, और यहाँ पर निकस ओलंपिया नाम का एक पर्वत पाया जाता है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, यानी माउंट एवरेस्ट जो है धरती का उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है निकस ओलंपिया। अब मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में, वहां से उस फोटो में तो हमें क्लियरली नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसा होता है। ठीक है, ये बेल्ट कुछ ऐसी ही होती है जो दोनों प्लैनेट्स को बांटती है। ठीक है, ऐसे ही बेल्ट पूरा मतलब घेरे रहती है जोवियल प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बीच में। ठीक है, यानी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये रहती है और क्लियरली उन दोनों को बांटा करती है आपस में। इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट ये मंगल बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पड़ती है, या भी सभी ग्रहों की तरह ही सूर्य के चक्कर लगाया करती है। ये वस्तु जो है मतलब एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड जो है एक ग्रुप है इनका, वो भी चक्कर लगाया करता है। और इनमें जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है उसका नाम सेरस है। सेरस का व्यास 945.2 किलोमीटर है और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। यहाँ देख सकते हैं आप, सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। और एरोस एक छोटा क्षुद्र ग्रह है।
सेरेस बड़ा वाला और एरोस एक छोटा क्षुद्र ग्रह है जो क्षुद्र ग्रहों की कक्षा से भटक गया है। ये भटक गया है और तथा प्रत्येक 7 वर्ष के बाद, लेकिन चक्कर अभी भी लगा रहा सूर्य का, प्रत्येक 7 वर्ष के बाद पृथ्वी से 256 लाख किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है। मतलब हर बार धरती से 256 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहता है। तो हम इसे थोड़ा सा देख सकते हैं। 256 लाख मतलब ये समझ सकते हैं कि मार्स से थोड़ा सा आगे ही होगा। ठीक है। जुपिटर। अब अगला ग्रह हमारा कौन सा है? जुपिटर के बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। जुपिटर के बारे में पढ़ते हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव्य से मिलकर बना। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो जोवियल प्लैनेट्स होते हैं वो गैस और द्रव्य से मिलकर बनते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो पत्थर और किससे? धूम के कणों से मिलकर बनते हैं। अब आगे इसके बारे में समझ लेते हैं। इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह ठोस है। ठीक है, ये क्लियर है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौर मंडल में सबसे अधिक है। इनमें से गैनमोड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है और इसका अर्थ सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। यहाँ पे इसको एक परिक्रमा सूर्य की पूरी करने में 12 वर्ष का समय लगता है। ठीक है। अब अगला ग्रह हमारा शनि है, सैटर्न। शनि के बारे में जान लेते हैं भैया थोड़ा सा। यह एक आकार में दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, मतलब ये कह सकते हो, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है लिखने में। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है जिसे वलय कहा जाता है। इन वलयों की संख्या 7 है। मैं आपको बताता हूँ कि ये वलय कैसे बने। ठीक है। पहले क्या था कि जो शनि था वो ऐसे नॉर्मली था। उसके बाद क्या था, इनके जो चांद थे, छोटे छोटे चांद, ऐसे ऐसे कितने? 7 चांद थे। ठीक है, 7 हो गए, 7 चांद थे जो इसके अगल बगल रहते थे। लेकिन क्या हुआ, जब थोड़े से करीब आ गए तो शनि ग्रह की जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड थी वो उनको खींचने लगी। शनि ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड ने खींचा और सन की भी मैग्नेटिक फील्ड ने खींचा। दोनों ने उसको चूरा कर दिया, एकदम बना दिया। अब भैया दोनों ने उसको आपस में मिलाया। अब क्या कहते हैं भैया, जब मैग्नेट के 2 सिरों के बीच में मैग्नेट को रखा जाता है तो घूमने लगता है। तो ऐसे ही वो जो 7 मून थे उनके चिथड़े उड़ गए और वो शनि का चक्कर लगाने लगे गोल गोल, जिनको देखने पे ऐसा लगता है कि मतलब कोई विंग दे दी गई हो। ठीक है, वलय, मतलब एक कहते हैं वलय आकृति, गोल गोल घुमावदार पंक्ति उसके शनि के चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो इसी वजह से ये बन गए थे। और इसकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। अब देखिए, इसकी खोज जो है वो गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सूर्य मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, यहाँ पे हमें एक प्रश्न का जवाब मिल गया, टाइटन है। ठीक है, इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो ये तैरने लगेगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब आ जाते हैं यूरेनस पे, यानी अरुण ग्रह पे। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अरुण ग्रह। ठीक है, क्लियर है ना सबको? ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र के समान है, मतलब यह भी उल्टा चलता है। यहाँ भी जो सन उगता है, मतलब सूरज उगता है, वो किस दिशा से उगता है? पश्चिम से, और डूबता किस दिशा में? पूरब में। ठीक है, उल्टा सूर्योदय होता है यहाँ पे भी। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि यह लेटे हुए जैसा दिखाई देता है, मतलब चिपटा हुआ ग्रह है। ठीक है, जैसे कह सकते हो मम्मी रोटी बनाती है तो रोटी प्रॉपरली एकदम गोल बॉल की तरह नहीं होती है, वो थोड़ी सी चिपटी होती है। तो उसी समान ये ग्रह भी है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि यह लेटे हुए जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब पढ़ लेते हैं हम नेपच्यून के बारे में, जिसे वरुण ग्रह कहा जाता है। ठीक है, वरुण ग्रह यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य की सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, यानी यहाँ पे बहुत ठंडा होता होगा, है ना? मीथेन की अधिकता के कारण ही यह ग्रह का प्रकाश हरे रंग का है। अब भैया मीथेन गैस जो है उसकी वजह से यहाँ प्रकाश जो है वो हरे रंग का पाया जाता है। यह अत्यधिक ठंडा है। भैया सूर्य से इतना दूरी पे है तो ठंडा तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अब प्लूटो के बारे में जान लेते हैं। प्लूटो भैया अब ग्रह नहीं रह गया, मैं आपको बता दूं यह एक उपग्रह बना दिया गया है। प्लूटो, अब देखिए पहले क्या थे, 9 ग्रह थे प्लूटो को लेके, लेकिन अब 8 ही ग्रह है। ठीक है, तो प्लूटो क्या एक अलग हो गया। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे मान लेते हैं ये सूर्य है। ठीक है, इसके पीछे ऐसे ऐसे पंक्तियां थी, बहुत सारी पंक्तियां जिसमें और ग्रह मतलब चलते थे। ठीक है, ये ग्रह है, ये ग्रह है। अब मान लेते हैं ये प्लूटो की पंक्ति है जो सभी ग्रहों की कक्षाओं को काट देती है। यहाँ काटा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काट दिया इन्होंने, और यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, मतलब सबकी कक्षा में लगभग लगभग घुस ही गया।
तो जो दूसरों की कक्षा में घुसते हैं उसे ग्रह नहीं उपग्रह कहा जाता है। इसी वजह से प्लूटो को ग्रह से हटा के उपग्रह बना दिया गया। प्लूटो को कभी सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह माना जाता था, कभी माना जाता था, ठीक है, लेकिन अब इसे सौरमंडल की बाहर काइपर घेरे के सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। अब क्या माना जाता है, यहाँ भी लिखा है काइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु कहा जाता है अब इसे, ठीक है, ये क्लियर कर लेना आप लोग, सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। काइपर घेरे की अन्य वस्तुओं की तरह प्लूटो का आकार और द्रव्यमान काफी छोटा है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा से सिर्फ 1/3 गुना बड़ा है, ठीक है। मून, अब हम भैया चंद्रमा के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा क्लियरली। यह धरती का उपग्रह है। यह धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा प्रकाशवान है किंतु प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता, ये सूर्य के प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, तो ये इसका कोई अपना प्रकाश नहीं है। ये समझ सकते हो आप, एक शीशे की तरह है चंद्रमा, ठीक है, जिससे चंद्रमा प्रकाशवान दिखता है, सूर्य की रिफ्लेक्ट करता है, सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, इस वजह से प्रकाशवान दिखता है। अब आगे पढ़ते हैं। चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है, ठीक है, और एक चक्कर कितने दिन में पूरा कर देता है, 27 दिन का समय लगाता है एक चक्कर को पूरा करने में। यहाँ आप अच्छे से पढ़ लीजिए।